इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले सभी अलंकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण का प्रयोग शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो अलंकार के प्रतिष्ठापक थे दंडी। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि अलंकार के प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका आंसर होगा दंडी। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारवादी कवि हैं? तो इसका आंसर होगा केशवदास। अगला हम देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। शब्दालंकार अर्थात जो अलंकार शब्द पर आश्रित होते हैं उसे शब्दालंकार कहा जाता है। जो अर्थ पर आश्रित होते हैं उसे अर्थालंकार कहा जाता है। और तीसरा है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए हुए अलंकारों को आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है। चलिए पहला देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत पहला है अनुप्रास अलंकार। इस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति मतलब उसका प्रयोग बार बार होता है व्यंजन वर्णों की। जैसे उदाहरण है बदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस उदाहरण में प और द का उपयोग बार बार हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर स और रा का प्रयोग, यहाँ पर स और रा का प्रयोग। तो यह एक प्रकार का अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कई प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है छेका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मूल रूप होता है अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः और क्रमतः आवृत्ति होती है। इसमें स्वरूपतः भी हो सकता है और क्रमतः आवृत्ति होती है, मतलब बार बार प्रयोग होता है। उदाहरण आपका सेम है बदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पर प और द का प्रयोग बार बार हुआ है, यह स्वरूपतः और क्रमशः भी हो सकता है। अगला है यमक अलंकार, जिसका अर्थ होता है शब्दों की आवृत्ति। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी, मादकताधिकाय, वा खाए बैराय जग, या पाए बैराय। यहाँ पर कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है, अर्थात यहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। इसके अलावा बैराय शब्द का भी प्रयोग आपका बार बार हुआ है, तो यह एक प्रकार का यमक अलंकार होगा। पहचान का केवल एकमात्र तरीका है जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कनक का अर्थ सोना होता है, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी का कई अर्थ होते हैं। पहला पानी के लिए प्रयोग हुआ मोती, मानुष और चुन। मोती का अर्थ होता है चमक, मानुष का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और चुन का अर्थ होता है जल। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हुए हैं, अर्थात एक शब्द में आपके कई अर्थ छिपे हुए हैं, अर्थात चिपके हुए हैं। इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला महत्वपूर्ण है उपमा। अलग अलग चीज़ों का समान प्रतिपादन अगर किया जाता है तो उसे उपमा कहा जाता है। उपमा के अंग होते हैं, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म जिसे गुण भी कहा जाता है, और चौथा है सादृश्यवाचक गुण। जहाँ पर भी उपमा का उदाहरण दिया रहेगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी उपस्थित रहेगी। पहला उपमेय अर्थात जिसकी उपमा की जाए, अर्थात जो मुख्य होता है वह उपमेय कहलाता है। उपमा अर्थात जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अगला है समान धर्म।
अर्थात उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण। इन दोनों के गुणों में समानता होती है उपमेय और उपमान के, इसी कारण इनकी तुलना की जाती है, तो वह गुण आपका सादृश्य धर्म कहलाएगा। अगला है सादृश्यवाचक गुण, अर्थात उसको सादृश्य बताने के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो दोनों के मध्य में संबंध स्थापित करता है। उपमेय और उपमान को समान बताने वाला शब्द जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान, ये सभी शब्द आपको अगर दिखते हैं और साथ ही उपमेय और उपमान दिखेंगे और समान धर्म दिखेंगे अर्थात गुण दिखेंगे, तो यह एक प्रकार का उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का उदाहरण है चंद्रमुख सा सुंदर है। यहाँ पर मुख जो है वह उपमेय है, अर्थात मुख की ही हम तुलना करने जा रहे हैं। किससे तुलना करेंगे? चंद्र से, अर्थात चंद्र उपमान होगा। यहाँ पर सा जो है सादृश्यवाचक गुण है, इन दोनों के मध्य में संबंध स्थापित हो रहा है, और यहाँ पर गुण है सुंदर, तो समान धर्म होगा सुंदर। तो जब ये चारों शब्द आएँ अर्थात यह एक प्रकार का उपमा अलंकार होगा। अगला है संदेह। ऐसा शब्द से स्पष्ट है उपमेय में उपमान का संदेह होने की स्थिति में संदेह अलंकार होगा। उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। जैसे उदाहरण है यह मुख है या चंद्र है। यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह मुख है या फिर यह चंद्र है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगला उदाहरण है सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। यह आपका दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर नारी और सारी के मध्य में अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इस कारण यह संदेह अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। इसका एकमात्र पहचान करने का तरीका है बोधक शब्द। यहाँ पर किसी भी उदाहरण में अगर ये सारे शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि यह एक प्रकार का उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये सारे शब्दों को आपको याद करने हैं। अगर किसी भी उदाहरण में आपका ये कोई भी शब्द दिया रहेगा तो वह एक प्रकार का उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है मुख मानो चंद्र है। यहाँ पर मानो बोधक शब्द प्रयोग हुआ है, इस कारण यह एक प्रकार का उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है और यह निषेध रहित होता है। जैसा उदाहरण है आपका मुख चंद्र है। यहाँ पर मुख को चंद्र जैसा प्रतीत बताया जा रहा है, इस कारण यह एक प्रकार का रूपक अलंकार होगा। अगला है अतिशयोक्ति। जहाँ किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर कही जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार समान दिखने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ पर भ्रम पैदा होता है कि कोई वस्तु को दूसरी वस्तु जैसी प्रतीत होगी तो आप उसको दूसरी वस्तु ही मान लेते हो। जैसे उदाहरण है अंधेरे में किसी रस्सी को देखकर सांप समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। अंधेरे में अगर आप रस्सी को देखोगे और आप उसे सांप मान लोगे तो यह एक प्रकार का भ्रांतिमान अलंकार होगा। अतिशयोक्ति में जब भी लोक सीमा से बाहर बात की जाती है तो वह अतिशयोक्ति के अंतर्गत आता है। अगला है मिलित। अनुरूप वस्तु के द्वारा किसी वस्तु का छिप जाना मिलित कहलाता है, अर्थात समान दिखने वाली वस्तु का दूसरी वस्तु में छिप जाना एक प्रकार के मिलित अलंकार का उदाहरण है। अगला है लोकोक्ति। प्रसंगवत लोकोक्ति का प्रयोग करना। उदाहरण है आछे दिन पाछे गए, हरी से कियो न हेत, अब पछतावा क्या करें, चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर चिड़िया चुग गई खेत आपका एक प्रकार का लोकोक्ति है जो कि किसी भी काव्य में प्रयोग किया जाता है तो वह लोकोक्ति अलंकार कहलाता है। तो ये हुआ महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।